Hello UPSC aspirants, my name is Shambhavi. Hope you all are doing well. So यहाँ पे हम लोग चैप्टर नंबर 2 को स्टडी आउट कर रहे थे फ्रॉम क्लास 7th हिस्ट्री और जिस बुक को हम लोग रेफर कर रहे हैं दैट इज़ योर NCERT राइट। हम लोग इसी पर्टिकुलर चैप्टर को फर्दर प्रोसीड ऑन करके इसको फर्दर स्टडी आउट करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको उस रिस्पेक्टिव प्लेस पे लेके चलती हूँ जहाँ पे हम लोगों ने लीव आउट किया था इसको लास्ट टाइम। ग्रेट, हमको यहाँ से स्टार्ट करना था प्रशस्तीज एंड द लैंड ग्रांट्स। ठीक है, यहाँ से हमको स्टार्ट करना था। अब प्रशस्तीज कंटेन डिटेल्स दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू। अब प्रशस्तीज क्या होती थी? प्रशस्तीज में कुछ ऐसी डिटेल्स होती थी जो कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो। ठीक है, कुछ इस टाइप की डिटेल्स होती थी प्रशस्तीज में, बट they tell us how rulers wanted to depict themselves as valiant, victorious warriors, for example. अब बट प्रशस्तीज कुछ इस तरीके से होती थी, मतलब कि उसमें ऐसा लिखा, इस तरह की चीज़ें लिखी होती है जैसे कि ये पता चले कि जो भी रूलर है वो रूलर अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से लोगों को बताना चाहता थे, जैसे कि बहुत ही बड़े वॉरियर हैं, बहुत ही विक्टोरियस हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें थी वो जो भी रूलर्स होते थे वो लोग दूसरे लोगों को बताना चाहते थे अपने बारे में। तो इन्हीं सारी चीज़ों के डिटेल्स पे प्रशस्तीज को लिखा जाता था। प्रशस्तीज आप सिंपली ऐसा कह सकते हो कि किसी के बारे में बताई गई चीज़ों की एक बुक और या इस तरह की चीज़ें। ठीक है, these were composed by learned Brahmins who occasionally helped in the administration. तो ये जो प्रशस्तीज थी इनको कौन कंपोज करता था, मतलब कि कौन इन सारी चीज़ों को लिखता था? तो इनको प्रशस्ती को कंपोज करते थे ब्राह्मणास। ठीक है, ब्राह्मण्स जो थे, ब्राह्मण्स इसको कंपोज करते थे और वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो लोग हेल्प करते थे उसमें जो ब्राह्मण्स थे वो इसको कंपोज करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है प्रशस्ति का जो कि शो को किया गया है, द अचीवमेंट्स ऑफ नागा भट्ट। ठीक है, अब कई सारे रूलर्स हैं जिनके अचीवमेंट्स वगैरह प्रशस्तीज में डिस्क्राइब किए जाते हैं, प्रशस्तीज में एक्चुअली होते हैं। तो उसमें से एक है प्रशस्ति मिली थी जो संस्कृत में लिखी हुई थी, इसको ग्वालियर में मिली है प्रशस्ति, यहाँ पे जो शो कर रखी है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो अब इस तरीके से यहाँ पे प्रशस्तीज को पूरा लिखा जाता था, पूरा संस्कृत में इसको लिखी गई थी। ठीक है, ग्रेट, 1 सेकेंड। ठीक है, किंग्स ऑफन रिवॉर्डेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड। तो अब जो प्रशस्तीज लिखते थे जो ब्राह्मण्स, उनको एज अ रिवॉर्ड, एज अ गिफ्ट जो किंग्स वगैरह थे वो उनको लैंड वगैरह एज अ रिवॉर्ड गिफ्ट कर देते थे। दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव्ड द लैंड। तो ये जो ग्रांट्स थे, ये इस तरीके के ग्रांट्स, ये जो यहाँ पे पिक्चर बनी हुई। ठीक है, तो इस तरह के ग्रांट्स जो थे ये उन लोगों को दिया जाता था जिनको कि लैंड मिलता था। उस तरीके के ग्रांट्स जो होते थे इसमें कॉपर प्लेट्स होती थी, इन कॉपर प्लेट्स के ऊपर कुछ लिखा होता था। ठीक है, और वही चीज़ें उन पीपल को मिलती थी जिनको कि लैंड दिया जाता था। ठीक है, वॉट वॉज गिवन विद द लैंड। अब लैंड के साथ क्या और दिया जाता था? सो यहाँ पे कि तमिल का सेक्शन है जो कि ये बताता है कि लैंड के साथ और क्या क्या दिया जाता है। ठीक है, तो we have demarcated the boundaries of the land by making embankments as well as planting thorny bushes. अब ये सबसे पहले तो ये जो लैंड है, लैंड दिया जाता था, उसकी बाउंड्रीज वगैरह होती थी, टोटल प्लांट्स वगैरह होते थे, काफ़ी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ होती थी इसमें। दिस इज़ वॉट द लैंड कंटेन्स। अब लैंड में क्या क्या होता था जो दिया जाता था? उसमें फ्रूट ट्रीज होते थे जिसमें कि फ्रूट्स निकलते थे, पानी वाटर दिया जाता था, लैंड मतलब ज़मीन दी जाती थी, उसमें गार्डन्स वगैरह होते थे, वो दिए जाते थे, ट्रीज होते थे, वेल्स मतलब कि कुएँ, थोड़ी ओपन स्पेस होती थी, लैंड होता था और एक विलेज होता था, एंड हिल्स होते थे, प्लेटफॉर्म्स वगैरह होते थे। ठीक है, रिवर्स होती थी, टैंक्स होते थे, फिश पॉन्ड्स होते थे। तो ये सारी चीज़ें उस लैंड में कंटेन करती थी, सारी चीज़ें होती थी। He who receives the land can collect taxes from it. अब जो भी कोई जिसको भी लैंड मिलता था वो टैक्सेस वगैरह कलेक्ट कर सकता था। He can collect the taxes imposed by judicial officers as fines. अब जो जुडिशियल ऑफिसर्स थे उनसे भी वो टैक्सेस ले सकता था एज फाइन के रूप में। द टैक्स ऑन द पिटल लीव्स दैट आर वुवन क्लॉथ एज वेल एज ऑन व्हीकल्स, वो जो टैक्सेस थे जैसे कि
जो बेटल लीव्स थी या फिर जो जो कपड़े वगैरह स्टिच किए जाते थे, वीव किए जाते थे, उसका टैक्स, ठीक है, व्हीकल्स का टैक्स। तो ये सारे के सारे टैक्स वो पीपल ले सकते थे जिनको कि लैंड मिलता था। He can build large homes with upper stories made of baked bricks. He can get large and small wells dug. He can plant trees and thorny bushes if necessary. He can get canals constructed for irrigation. He should ensure that water is not wasted and that embankments are built. अब वो जो जिस पर्सन को जो लैंड था मिलता था, वो पर्सन कुछ भी कर सकता था, जैसे कि वो बड़े बड़े कमरे बना सकता था, ठीक है, अपर स्टोरीज मतलब डबल स्टोरीज बना सकता था, काफ़ी मतलब लार्ज या स्मॉल वेल्स को डिग कर सकता था, ठीक है, प्लांट्स को ट्रीज को प्लांट कर सकता था, बड़ी बड़ी बुशेस को ग्रो कर सकता था, अगर ज़रूरत हुई तो कैनाल्स वगैरह को भी कंस्ट्रक्ट करा सकता था इरिगेशन के लिए। तो ये सारी चीज़ें होती थी, बट लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ उसको ये भी मेक श्योर करना होता था कि जो पानी है वो वेस्ट नहीं हो, ठीक है। तो ये सब जो भी चीज़ें अगर बिल्ट आउट करते हैं तो उसमें बस ये चीज़ मेन ध्यान रखनी होती थी कि जो पानी है वो वेस्ट ना हो। So unusual for the 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over Kashmir. अब 12th century में बहुत काफ़ी लंबी संस्कृत की पोएम थी जिसमें कि बताया जाता था कि किंग्स जो भी राजा वगैरह रहे उनकी हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, जिन्होंने कश्मीर वगैरह के ऊपर रूल किया, उन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया जाता था। अब ये जो पोएम है इसकी बात हो रही है, इसको किसने कंपोज करी थी, तो इस पोएम को कंपोज किया था ऑथर जिनका नाम थे कल्हाना, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ। इट वॉज कंपोज, इसको कल्हाना एक ऑथर थे जिन्होंने इस पर्टिकुलर पोएम को कंपोज किया था। He used a variety of sources including inscriptions, documents, eyewitness accounts and earlier histories to write his account. तो अब जो भी इन्होंने क्या चीज़ें कलेक्ट करी, क्या चीज़ें यूज़ करी थी इसको लिखने के लिए, तो इन्होंने बहुत सारे अलग तरीके के सोर्सेज यूज़ करे थे, जैसे कि इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स थे इसमें, और कुछ पुराने हिस्ट्रीज़ की स्टोरीज़ वगैरह थी। तो इन सारी चीज़ों को लाइक मिला करके कलेक्ट करके उन्होंने इस अकाउंट को लिखा था। Unlike the writers of Prashastis, he was often critical about rulers and their policies. और जैसे कि प्रशस्तीज जो राइटर्स वगैरह थे प्रशस्तीज के, उन लोग की उनकी तरीके ना होकर वो ये जो रूलर्स वगैरह थे उनकी पॉलिसीज़ वगैरह थी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस और काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल थे वो, ठीक है, करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ वॉरफेयर फॉर वेल्थ। You may have noticed that each of these ruling dynasties was based on a specific region. अब स्टार्टिंग में मैंने चैप्टर के आपको ये बताया था कि जितनी भी रूलिंग डायनेस्टीज वगैरह हैं सबकी सब एक स्पेसिफिक रीजन में हैं, ठीक है, सारी की सारी एक स्पेसिफिक प्लेस, एक स्पेसिफिक रीजन में बेस्ड अपॉन है। अब एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज। अब उनका जो स्पेसिफिक रीजन है उसको तो वो तो उनके पास है, अब उसके सिवा वो और जो बाहर के दूसरे एरियाज़ हैं आसपास के उनको भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। वन पर्टिकुलर प्राइस एरिया वाज द सिटी ऑफ कन्नौज इन द गंगा वैली। उसमें से एक सबसे ज़्यादा प्राइस वाला एरिया था जो कि एरिया था जो कि कन्नौज जो सिटी है, सिटी ऑफ कन्नौज में था, जो कि गंगा वैली के पास। For centuries, rulers belonging to the Gujara, Pratihara, Rashtrakuta and Pala dynasties fought for control over Kannauj. अब centuries बहुत सालों के लिए जो रूलर्स थे जो कि गुजारा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा और पाला डायनेस्टीज़ को बिलोंग करते थे, उन्होंने कन्नौज पे कंट्रोल पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ वगैरह लड़ी थी। Because there were three parties in this long-drawn conflict, historians often describe it as the tripartite struggle. अब यहाँ पे क्योंकि जो तीन पार्टीज थी, गुजारा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा और पाला डायनेस्टीज, इन तीनों के बीच में ही काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट थी, तो हिस्टोरियंस ने इसको एक नाम से डिस्क्राइब कर दिया और जिसका नाम था ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल। अब ये चीज़ यहाँ पे आ सकती है ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल के बारे में कि ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल किस रिस्पेक्टिव एरिया को लेकर के हो रहा था, तो वो हो रहा था सिटी ऑफ कन्नौज के लिए, ठीक है, तो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल।
और ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में कौन सी 3 डायनेस्टीज इन्वॉल्व थी? गुजारा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा और पाला डायनेस्टी इन्वॉल्व थी। ठीक है, अब as we see, rulers also try to demonstrate their power and resources by building large temples. अब जो rulers वगैरह थे वो अपनी पावर्स किस तरीके से दिखाते थे? वो अपनी पावर्स अलग अलग तरीके से दिखाते थे, जैसे कि बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स वगैरह जो भी थे उन सबको बनवा करके, उन सबको बिल्ड कर करके वो अपनी पावर, अपने रिसोर्सेज को शो करते थे दूसरे लोगों को। So when they attacked one another's kingdom, they often chose to target temples which were sometimes extremely rich. अब जब वो एक दूसरे के साथ उनकी लड़ाई होती थी या एक दूसरे किंगडम में जब भी वो अटैक करते थे तो ये भी कोशिश करते थे कि जो टेम्पल है वो भी उनका टारगेट में रहे। ठीक है, और जिसकी वजह से वो कई बार जो टेम्पल्स होते थे काफ़ी एक्सट्रीमली रिच होते थे, काफ़ी ज़्यादा उसमें मनी लगा होता था उसको बनाने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा रिच होते थे वो टेम्पल्स। तो जब भी लड़ाइयाँ होती थी कोई भी किंगडम्स के बीच में तो वो ये भी जो टेम्पल्स वगैरह होते हैं उनको भी टारगेट करते थे। अब इसके बारे में डिटेल में हम जो चैप्टर नंबर 5 में आगे पढ़ेंगे। वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर्स इज सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, अफगानिस्तान। अब इन सब में से एक सबसे अच्छे नोन जो रूलर हैं वो हैं इन सब में से सबसे अच्छे एक रूलर जिनका नाम है सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, जो कि अफगानिस्तान के हैं। ठीक है, उन्होंने 1997 से लेके 1030 तक रूल किया था। ठीक है, 1997 से 1030 तक रूल किया और कई सारे पार्ट्स में, सेंट्रल एशिया के कई सारे पार्ट्स में उनका पूरा कंट्रोल था। ईरान एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और जैसे कि सेंट्रल एशिया के कई सारे पार्ट्स में उनका कंट्रोल था ईरान में, और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट हमारे सब कॉन्टिनेंट था उसके भी कई सारे पार्ट्स में उनका पूरा कंट्रोल था। ही रेडेड द सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर। His targets were wealthy temples including that of Somnath, Gujarat. Much of the wealth Mahmud carried away was used to create a splendid capital city at Ghazni. अब वो ऑलमोस्ट हर साल किसी न किसी सब कॉन्टिनेंट के साथ मतलब उनकी किंगडम्स वगैरह के लिए फ़ाइट करते थे। तो अब इस फाइट में उनका मेन टारगेट्स क्या होते थे? उनके मेन टारगेट्स जो बड़े बड़े टेम्पल्स होते थे, जो काफ़ी वेल्दी टेम्पल्स होते थे, वो मेन टारगेट होते थे, जैसे कि सोमनाथ गुजरात में। ठीक है, अब यहाँ पे महमूद की जो जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा जो भी महमूद की वेल्थ थी वो सारी की सारी ये यहाँ से कैपिटल सिटी जो कि गजनी में है वहाँ पे सारी की सारी कैरी करके जाया करती थी। महमूद की जितनी भी वेल्थ थी वो सारी की सारी कैपिटल सिटी जो गजनी में है वहाँ पे जाया करती थी। Sultan Mahmud was also interested in finding out more about the people he conquered and interested a scholar named Al-Biruni to write an account of the subcontinent. अब जो सुल्तान महमूद थी वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते थे इन सारी चीज़ों को ढूंढने के लिए, कि जो लोगों के बारे में ढूंढने में। ठीक है, उसके लिए उन्होंने क्या कर रखा था, एक स्कॉलर थे जिनका नाम था अल बिरूनी। ठीक है, एक स्कॉलर अल बिरूनी, उनको इन्होंने रख रखा था। वो जितने भी सब कॉन्टिनेंट्स में होते थे, जितने भी सब कॉन्टिनेंट्स में उनकी फ़ाइट वगैरह होती थी, उन सब के बारे में पूरा लिखा करते थे, अकाउंट्स लिखा करते थे उन सब चीज़ों के बारे में। दिस अराबिक वर्क नोन एज द किताब उल हिंद रिमेन्स एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्टोरियंस। तो अभी जो एक अराबिक में बुक वगैरह लिखी गई अरबिक की वो जो वर्क है जिसका नाम है किताब उल हिंद, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स होती है हिस्टोरियंस के लिए, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा मटेरियल वगैरह पुराने समय से रिलेटेड मिलता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हिस्टोरियंस के लिए। ही कंसल्टेड संस्कृत स्कॉलर्स टू प्रिपेयर हिज अकाउंट, और जनरली संस्कृत के जो भी स्कॉलर्स होते थे उनको प्रिपेयर करते थे इस अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए। अदर किंग्स हु एंगेज्ड इन वॉरफेयर इंक्लूडेड द Chahamanas, later known as the Chauhans, who ruled over the region around Delhi and Ajmer. अब और जो किंग्स थे जो कि वॉर्स वगैरह में इंगेज रहते थे, तो उनमें से एक थे चहामानास, जिनको बाद में चौहान्स बोला गया, जो कि दिल्ली और अजमेर के रीजन्स आसपास के रीजन्स में रूल करते थे।
दे अटेम्प्टेड टू एक्सपैंड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट एंड द ईस्ट, उन्होंने वेस्ट और ईस्ट में भी अपना कंट्रोल को फैलाने की कोशिश करी. वेयर दे वर अपोज बाय द चालुक्यास ऑफ गुजरात एंड द गहदवालास ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश. ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी जो भी पावर वगैरह थी, जो भी एरिया था, उसको एक्सपैंड, अपने कंट्रोल को एक्सपैंड करने की कोशिश करी वेस्ट से ईस्ट की तरफ. तो जहाँ पे उनको चालुक्यास जो कि गुजरात में थे उनसे पूरी फाइट वगैरह करनी पड़ी, और गढ़वालास जो कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में थे उनके साथ भी अपोज किए गए. द बेस्ट नोन चहमना रूलर वॉज पृथ्वीराज III. अब जो सबसे अच्छे चहमना के रूलर जो माने गए थे, चौहान के जो रूलर माने गए थे, वो थे पृथ्वीराज III, जो कि जिनका बर्थ 1168 में हुआ था और वो 1192 तक रहे थे. वो डिफीटेड एन अफगान रूलर नेम सुल्तान मोहम्मद घोरी इन 1991, जिन्होंने एक अफगान के रूलर थे जिनका नाम था सुल्तान मोहम्मद घोरी, उनको डिफीट किया था, उनको हराया था 1991 में. बट लॉस्ट टू हिम द वेरी नेक्स्ट ईयर इन 1192, और अगले ही साल हमने उनको खो दिया था 1192 में. किसको? चहमना के बेस्ट रूलर जो कि पृथ्वीराज III थे उनको. ठीक है, ग्रेट. तो इस तरीके से जो रूलर्स वगैरह थे, इस तरीके से पूरा जो भी एरियाज़ वगैरह थे उन पे पूरा कलेक्ट करना, उनको थ्रू जाना उन एरियाज़ के. ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे पूरा चलती थी एक्चुअली. ठीक है, ग्रेट. सो राइट, फ्रॉम उरायूर टू थंजावुर. अब यहाँ पे हम लोग चोलास के बारे में पढ़ेंगे. हाउ डिड द चोलास राइज टू पावर. अब जो चोलास थे उनकी जो पावर वगैरह थी वो कैसे बढ़ी. A minor chiefly family known as the Muttarayar held power in the Kaveri Delta. अब एक छोटी सी चीफ की फैमिली थी जिनका नाम था मुतारैयर. उन्होंने पावर जो थी पूरी कावेरी डेल्टा में उन्होंने अपनी पावर को पूरा वहाँ पे हेल्ड कर लिया. They were subordinate to the Pallava kings of कांचीपुरम. अब वो पल्लवा किंग्स जो कांचीपुरम के थे उनके साथ पूरे सबऑर्डिनेटेड थे. विजालया, who belonged to the ancient chiefly family of the Cholas from Urayur, captured the delta from the Muttarayar in the middle of the 9th century. तो अब यहाँ पे जो विजाल्या जो कि एंशियंट चीफ फैमिली चोलास की पुरानी फैमिली को बिलोंग करते हैं उरायूर से, उन्होंने पूरे डेल्टा को कैप्चर कर लिया. मुतायूर जो कि 9th सेंचुरी के मिडिल में उन्होंने पूरे डेल्टा को कैप्चर कर लिया. He built the town of Thanjavur and a temple for goddess निशुम्भसुदिनी there. उन्होंने वहाँ पे एक थांजावुर के लिए एक टाउन बिल्ड किया और एक टेम्पल भी वहाँ पर गॉडेस के लिए बिल्ड किया था, मतलब बनवाया था. ठीक है, द सक्सेसर्स ऑफ विजाल्या conquered neighboring regions and the kingdom grew in size and power. तो जो विजाल्या के जितने भी सक्सेसर्स वगैरह थे जो उनसे थे आगे, उन्होंने नेबरिंग रीजन्स, जो विजाल्या के साथ जितने भी लोग थे उन्होंने आसपास के नेबरिंग रीजन्स में पूरा कॉन्कर कर लिया और अपने किंगडम्स को साइज में पूरा ग्रो करते गए, साइज और पावर में काफ़ी ज़्यादा उसको बढ़ाते गए किंगडम को. द पांड्यन एंड द पल्लव टेररिस्ट टू द साउथ एंड नॉर्थ वर मेड पार्ट ऑफ दिस किंगडम. तो जो पांड्यान और पल्लव टेररिस्ट थे साउथ और नॉर्थ में, वो इस किंगडम के पार्ट बन गए. ठीक है, ग्रेट, फाइन. सो यहीं पे हम लोग फिनिश करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो को. आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगी पूरा. ठीक है, ग्रेट. तो हम लोगों ने यहाँ पे चोलास के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, बट उसके सिवा हम लोगों ने यहाँ पे वॉरफेयर फॉर वेल्थ, ठीक है, पूरी इस चीज़ इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा, जो भी वॉर्स वगैरह थे उस सब चीज़ों के बारे में. और फर्दर हम लोगों ने जो भी लोग प्रशस्तीज लिखते थे उन सबको क्या रिवॉर्ड्स वगैरह मिलते थे, प्रशस्तीज एंड द लैंड ग्रांट्स, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा इस पर्टिकुलर वीडियो में. ठीक है, सो ग्रेट. जो भी पॉइंट्स थे होपफुली आपने सब नोट डाउन कर लिए होंगे. अगर नहीं करे हो तो अब उसको हाईलाइट कर लीजिएगा, बिकॉज इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. मैं लास्ट वीडियो में ही बताया था कि ये मेन यहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट होती है क्लास 7th की चैप्टर नंबर 2 से. ठीक है, तो फर्दर सारे पॉइंट्स को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा. सो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ. टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर. जय हिंद.